दोस्तों, खौफ की दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर सलीम की, जिसकी जिंदगी पहले ही टूटी हुई थी। बीमार पत्नी, घर की परेशानी, पैसों की तंगी और रात दिन का सफर। लेकिन एक रात एक सुनसान सड़क पर सलीम के ट्रक के सामने सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत आई। वो औरत इंसान नहीं थी, वह थी छलावा। ऐसा साया जो इंसान के कमजोर दिल, उसके डर और उसके दर्द को सूंघकर उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रूहानी जंग है, जहां एक तरफ है अंधेरा और दूसरी तरफ है इंसान की आखिरी उम्मीद। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है छलावा की सच्ची भयावह कहानी, जो आपकी रूह तक कांपा देगी, सिर्फ खौफ की दास्तक पर। मेरा नाम सलीम है, उम्र 42 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर। जिंदगी के पिछले 15 साल स्टीयरिंग पर बीते हैं और शायद आने वाले साल भी इसी सड़क की धूल निगलते गुजरेंगे। मेरे साथ मेरा खलासी छोटा यानी छोटे लाल रहता है। उम्र मुश्किल से 23-24, दुबला पतला मगर दिल का साफ। कई रातों में उसने मेरी नींद बचाई है, कई बार बारिश में धक्का लगाया है और कई बार अकेली वीरान सड़कों पर मेरे डर को हंसी में उड़ा दिया है। मगर उस रात नहीं, उस रात तो छोटा भी कांप गया था। वह रात ऐसी थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी की सोच बदल दी। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज भी जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। कहीं कुछ है जो इंसानों जैसा दिखता है पर इंसान नहीं होता। मैं राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला हूं। घर में बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी नसीमा और 2 बच्चे, फिरोज और समरीन। पत्नी की तबीयत पिछले 2 साल से बिगड़ी हुई है। डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज में पैसे लगेंगे। मैं हंस दिया था। पैसा? ट्रक वाले की कमाई पैसा कहाँ उठाती है? बस हाथ में आता है और घर की आग बुझाकर फिर खाली हो जाता है। उसी इलाज के लिए मैंने लंबी लंबी रातें सड़क पर काटना शुरू किया। कभी पंजाब, कभी बंगाल, कभी नेपाल बॉर्डर, कभी असम की पहाड़ियां। जिस तरफ लोड मिले उधर निकल जाता। बच्चों को ठीक से बड़ा होते भी नहीं देख पाया। कई बार फोन करता तो छोटे का मासूम सा सवाल, अब्बू कब आओगे? मेरा गला भर आता। कह देता, जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। पर अंदर से जानता था कि जल्दी का मतलब भी कई हफ्ते होता है। उस रात हम राजस्थान से यूपी होकर बिहार की तरफ जा रहे थे। हमारे ट्रक में सूखे अनाज के बोरे थे। रास्ता लंबा था और मैं 3 दिन से ठीक से सोया भी नहीं था। छोटा बगल में बैठा था, चाय का कप पकड़े हुए, और लगातार मुझसे कह रहा था, सलीम भैया, थोड़ा आराम कर लो, आपकी आंखें बंद हो रही हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं रे छोटू, मंजिल दूर है, घर में दवाई का इंतजाम करना है। छोटा चुप हो गया। उसे भी घर की हालत पता थी। कई बार मैंने उससे कहा था कि अगर किसी और के साथ काम मिल जाए तो चला जाए, मगर वो नहीं गया। कहता, भैया मैं आपका घर वालों जैसा हूं, छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके इस बोल में एक सच्चाई थी, एक अपनापन। समय रात के करीब 1:20 का होगा। सर्दी ज्यादा थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़, जिनकी शाखें हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो और झकझोर रहा हो। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कहीं कहीं सड़क के किनारे छोटे गैरेज और चाय के ढाबे थे, मगर सब बंद पड़े। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ वीरान रातों में होती है और डर को धीरे धीरे दिल में उतार देती है। मैं ट्रक को 60 से 70 की स्पीड पर चला रहा था। दूर तक हेडलाइट की सफेद किरणें ही नजर आ रही थीं। छोटा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने कहा, भैया आगे देखो, कोई खड़ा है। मैंने माथा सिकोड़कर आगे देखा। सच में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, लंबे, बहुत लंबे, जैसे हवा में लहरा नहीं रहे थे बल्कि किसी अदृश्य ताकत से स्थिर खड़े थे। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। टायरों की चीखती आवाज सुनकर दिल की धड़कन भी रुक सी गई। ट्रक कुछ दूर घिसटता हुआ रुक गया। ये कौन है इतनी रात को? छोटा फुसफुसाया।
मैंने कांच के बाहर झांक कर देखा। औरत हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। सामने अंधेरा था, इतना गहरा कि हेडलाइट के बावजूद उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। इस सड़क पर ऐसी कोई आबादी नहीं थी कि रात को कोई निकल आए। मैंने कहा, चल उतर कर देखते हैं, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। छोटे की आवाज कांप गई। भैया, मत उतरो, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं फिर भी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। हवा सर्द थी, मगर मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उतर आई थीं। मैं धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास जा रहा था, एक अजीब बात ध्यान में आई। वो हिल भी नहीं रही थी, ना ही सांस लेने की कोई हल्की सी हरकत, ना ही कपड़ों की रुलाई। बस पत्थर की तरह खड़ी हुई। मैंने कुछ दूरी पर रुककर कहा, बहन जी, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां कैसे? वो नहीं हिली। मैंने और पास जाकर उसके कंधे को छुआ, और उसी पल उसने अपना चेहरा घुमाया। धीरे धीरे, ऐसे जैसे खिलौने की गर्दन घूमे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा इंसान जैसा था ही नहीं। आंखें काली, बिल्कुल काली, गाल धंसे हुए, होंठ नीले और दांत ऐसे जैसे किसी जानवर के हों। मैं एक कदम पीछे हटा, दिल दहाड़ मारकर धड़क रहा था। वो धीरे से बोली, रास्ता मत बदलना, पीछे मत देखना। उसकी आवाज खोखली थी, जैसे किसी खाली कुएं के अंदर गूंज हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो औरत अचानक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे धुआं हवा में उड़ जाता है। मैं हक्का बक्का खड़ा था, टांगें कांप रही थीं। छोटा ट्रक से उतरकर मेरी तरफ भागा। भैया, क्या हुआ? वो औरत कहाँ गई? मैं बस यही कह पाया। ये ये इंसान नहीं थी। हम दोनों तेजी से ट्रक में चढ़े। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को तेजी से बढ़ा दिया। ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन दिल में डर एक साए की तरह बैठ चुका था। छोटा डरते हुए बोला, भैया, छलावा तो नहीं था? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरी रगों में उतर चुका था। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर छलावा नहीं था तो फिर क्या था? इतनी रात, ऐसा चेहरा, और अचानक गायब। इंसान ऐसा नहीं होता छोटू। वो चुप हो गया। ट्रक चल रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के चारों तरफ हवा भारी हो गई हो, दबाव भरी, डर से भरी। लगभग 10 मिनट बाद छोटा अचानक चिल्लाया, भैया, पीछे देखो, कोई भागता हुआ आ रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर दूर सड़क पर वही सफेद साया दौड़ता हुआ नजर आया। तेज, बहुत तेज, इंसान से कहीं ज्यादा जल्दी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। इंजन दहाड़ा। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, पर वो साया उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा दिखा, वही औरत, मगर अब उसका मुंह खुला हुआ था, इतना चौड़ा जितना किसी इंसान का खुल ही नहीं सकता। छोटा रोने लगा, भैया मत रोकना, कभी मत रोकना। मैं तेज सांसें लेते हुए ट्रक चलाता रहा, डर ऐसा कि दिल फट जाए। कुछ मिनट बाद वो अचानक दा जा जान जा जाओ गायब हो गया, ऐसे जैसे सड़क ने उसे निगल लिया हो। ट्रक की रफ्तार कम किए बिना मैंने छोटे से कहा, हम किसी ढाबे पर रुकेंगे। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। छोटा बस सिर हिलाता रहा। रात लगभग 3 बज चुके थे। हम एक पुराने ढाबे पर पहुंचे जहां एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुका। हम दोनों बाहर निकले। पैर कांप रहे थे। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उठकर आया और बोला, इस टाइम? कौन हो बेटा? मैंने हांफते हुए कहा, रास्ते में एक औरत मिली थी, सफेद साड़ी में। बूढ़ा एकदम ठिठक गया। उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा,
तुम दोनों को आज रात जिंदा बचकर आना था। वो इस सड़क की छलावा है जो चालक को रोककर उनकी सांसें खींच लेती है। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। छोटा कांपते हुए पूछ बैठा, हम क्यों बच गए? बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि उसने अभी शुरू किया है, पीछा खत्म नहीं किया। उसकी बात ने मेरी रगों में ठंड भर दी। जो कुछ हमने अभी देखा था वो बस शुरुआत थी। ढाबे वाले बूढ़े की बात ने मेरे पैरों से जैसे हिम्मत खींच ली थी। उसने पीछा शुरू किया है, खत्म नहीं किया। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी सांस किसी ने पकड़कर रोक रखी हो। छोटा चुप था। उसकी आंखों में वो बच्चों जैसी दहशत थी जो पहली बार भूत देखकर आती है। हम ढाबे की टूटी फूटी खटिया पर बैठ गए। हवा ठंडी थी, लेकिन हमारे माथे से पसीना रुक नहीं रहा था। ढाबे वाला हमें घूर रहा था, ऐसे जैसे हम दोनों अपने साथ मौत का साया लेकर आए हों। मैंने धीरे से उससे पूछा, बाबा, ये क्या है? कौन है? क्यों पीछा करती है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर साल कुछ ड्राइवर इस रास्ते पर गायब हो जाते हैं। उनकी लाशें नहीं मिलती, बस ट्रक मिलता है, खुले दरवाजे वाला, और उन अंदर जले हुए हाथों के निशान। कोई नहीं जानता कि वो क्या है, पर सब उसे छलावा कहते हैं। मैंने गला सूखते हुए पूछा, क्यों ड्राइवरों को ही? वह धीरे से बोला, क्योंकि वो उनकी थकान, उनके डर और उनके दुख पर जिंदा रहती है। जितना टूटा इंसान मिलता है उतना आसान शिकार बनता है। मेरी आंखें वहीं जम गईं। मेरे घर की हालत, पत्नी की बीमारी, पैसों का बोझ, 3 दिन की नींद की कमी। क्या मैं सच में ऐसा था, एक टूटा हुआ आदमी? छोटा बोला, भैया, हमें यहां से निकलना नहीं चाहिए। सुबह होने का इंतजार कर लेते हैं। ढाबे वाला बोला, सुबह तक इंतजार? ये दीवारें उसे नहीं रोक पाएंगी। अगर उसने तुम्हें चुन लिया है तो चाहे जहां जाओ वो आएगी। छोटे का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं अंदर से टूट गया था। मैंने ढाबे वाले से पूछा, कोई रास्ता है इससे बचने का? वह कुछ देर तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, बस एक ही रास्ता है, भागते मत रहो। वो जितना डराती है उतना ही करीब आती है। जितना भागोगे उतना भूखी हो जाएगी। मैंने माथा पकड़ लिया। ना भागो तो मर जाओ, भागो तो भी मर जाओ। जीवन में शायद ही कोई रात ऐसी रही हो जो इतनी भारी लगी हो। मैंने छोटे को देखा। वो मुझे बस उम्मीद से देख रहा था, जैसे मेरी एक बात से सारी मुश्किल मिट जाएगी। मगर मैं खुद डरा हुआ था। कुछ देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ। चलो छोटू, ट्रक पर चलते हैं। अगर मौत लिखी है तो सड़क पर ही सही। यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होना। छोटा चौंक गया। भैया, रात है, वही औरत फिर आएगी। मैंने फटी आवाज में कहा, चाहे जो हो, सुबह से पहले हमें आगे बढ़ना ही होगा। बोझ जितना जल्दी मिले उतना जल्दी घर पहुंच सकूंगा। नसीमा की दवाइयां। मैं बोलते बोलते रुक गया। पत्नी का नाम आते ही गले में कसाव सा महसूस हुआ। शायद वो ठीक नहीं होगी। शायद मैं कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देख पाऊंगा। मैंने ट्रक के सामने खड़े होकर एक लंबी सांस ली। इंजन स्टार्ट हुआ, मगर आवाज पहले जैसी नहीं थी। कहीं भीतर कुछ भारी, थका थका सा। शायद डर का असर मशीन तक उतर गया था। कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य रहा। सड़क बिल्कुल सुनसान। ट्रक की हेडलाइट दूर तक फैलती, लेकिन कहीं इंसान नहीं। पेड़ों पर बैठे कौए रात के सन्नाटे में भी बेचैनी से कांव कांव कर रहे थे। छोटा बार बार पीछे देख लेता। मैंने उसे डांट भी नहीं पाया। मेरी खुद की नजरें बार बार शीशे में जातीं, चाहे कोशिश करूं कि ना देखूं। करीब आधे घंटे बाद सड़क जंगल के अंदर घुसने लगी। यह भाग सबसे बदनाम माना जाता है। दोनों तरफ पेड़ इतने घने कि चांदनी भी नीचे ना आए। तभी छोटा अचानक बोला, भैया, ट्रक में कोई आवाज हुई क्या? मैंने ध्यान लगाया। कुछ सेकंड सब शांत, फिर थप 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 थप, जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। छोटा मेरे कंधे को पकड़कर चिपक गया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर इंजन जैसे भारी हो गया था, खींचता नहीं था, जैसे कोई ऊपर बैठकर वजन डाल रहा हो। फिर एक लंबा, ठंडा, डरावना खुरचने का आवाज, जैसे किसी ने नाखून ट्रक की छत पर रगड़ा हो। छोटा फुसफुसाया, वो ऊपर है भैया। मैंने सड़क पर फोकस रखते हुए कहा,
कुछ नहीं छोटू, हवा होगी। लेकिन मैं खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अचानक ट्रक की विंडशील्ड के ऊपर की तरफ झटके से एक हाथ दिखाई दिया। सफेद, हड्डियों जैसा पतला, और उंगलियां इतनी लंबी कि किसी जानवर की लगें। छोटा चिल्ला पड़ा। मैंने ब्रेक नहीं मारा। डर अगर पैरों में उतर जाता तो हम मर चुके होते। हाथ धीरे धीरे खिड़की की तरफ सरकने लगा, जैसे वो हमें छूना चाहता हो। फिर वही आवाज, पीछे मत देखना। औरत की खोखली आवाज सीधे मेरे कान के अंदर गूंजी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। दिल धड़क नहीं रहा था। धक धक नहीं, बल्कि जोर से धड़कने के बजाय जैसे किसी ने भीतर से खींच रखा हो। सांसें आधी रह जा रही थीं। तभी ट्रक के ठीक सामने हेडलाइट में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने ब्रेक मारा नहीं, नहीं मार सकता था। अगर मैंने ट्रक रोका तो शायद हम कभी आगे ना बढ़ते। फिर भी वह साया वहीं खड़ा रहा। हेडलाइट उसकी सफेद साड़ी को छू रही थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा वहीं, पर अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने आंखें झपकने की कोशिश भी नहीं की। ट्रक उस आकृति को पार कर गया, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत हम दोनों में से किसी में नहीं थी। कुछ मिनटों तक न छोटा बोला, न मैं। हवा भारी थी, जैसे फेफड़ों ने भी डर से काम करना बंद कर दिया हो। तभी एक और चीज महसूस हुई। ट्रक के पीछे कुछ घसीटने जैसा आवाज, धीमी, लंबी, लगातार। छोटा बोला, भैया, क्या वो हमारा पीछा कर रही है? उसकी आवाज बच्चे की तरह कांप रही थी। मैंने कहा, हाँ, शायद। तभी मोबाइल बजा। इतनी रात को स्क्रीन जली। घर से कॉल। मेरा दिल चुभ गया। मैंने कॉल उठाई। हेलो नसीमा, तुम्हारी तबीयत? लेकिन उधर से आवाज आई, पीछे मत देखना। मेरी उंगलियां जम गईं। फोन मेरे हाथ से गिरकर फर्श पर जा गिरा। छोटा चीख पड़ा, भैया, वो ट्रक के अंदर बात कर रही है। मेरे बदन में जैसे आग दौड़ गई हो, पर डर की आग। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, छोटू, हम सुबह होने तक चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। वह धीरे से बोला, भैया, मगर सुबह हो क्यों नहीं रही? मैंने घड़ी देखी, 3:17। सुबह हम ढाबे से निकले थे, तब भी यही समय था। मेरी सांस रुक गई, समय रुक गया था। मैंने घड़ी फिर से देखी, 3:17। सुबह सेकंड का कांटा भी नहीं हिला। छोटा सुबकने लगा, भैया, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। कहने के लिए कुछ था भी नहीं। उस सड़क पर, उस रात में, समय, दूरी, रोशनी, हवा, पेड़, सब जैसे किसी और शक्ति के काबू में थे। हम किसी दुनिया में थे भी या नहीं, यह समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, गहरा, इतना गहरा कि अपनी हथेली भी दिखाई न दे, और उस अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, धीमी, फिर तेज, फिर और तेज, जैसे कोई सीधे हमारी तरफ भाग रहा हो। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। उस आवाज के ठीक बीचों बीच एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि दिल की धड़कनें रुक गईं। और फिर ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से ठोकर मारी। छोटा चीखा, भैया, मत खोलना, वो बाहर है। मैं जम चुका था। दरवाजा फिर से हिला, इस बार और जोर से। हम मौत और पागलपन के बीच बैठकर सिर्फ सांसें गिन रहे थे, और तभी मेरी खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से उंगली घुमाई। एक शब्द लिखा, आगे। मैंने पढ़ते ही समझ लिया, यह पीछा खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। खिड़की पर उंगली से लिखा हुआ शब्द आगे मेरे भीतर तक उतर गया। उस अंधेरे में हम दोनों ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने हमारी रूह को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। छोटा मेरे पास सिमट कर बैठा था। उसकी सांसें इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ वो और छोटा होता जा रहा हो। ट्रक की हेडलाइट अब भी बंद थी। इंजन चल रहा था, लेकिन जैसे ट्रक खुद भी डरा हुआ हो। उसकी आवाज कमजोर, टूटी हुई, धीमी। मैंने अपने कांपते हुए हाथ से लाइट स्विच दबाया। हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए जली, फिर अपने आप फिर से बुझ गई। छोटा घबरा कर बोला, भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा, हम क्या करें? मैंने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने की कोशिश की। छोटू, जब तक ट्रक चालू है हम मरे नहीं हैं, समझे? वो चुप हो गया, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। अंधेरे में चलना आसान नहीं था, लेकिन सड़क का हल्का सा उभड़न मुझे महसूस हो रहा था।
ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी खाई के किनारे पर चल रहा हो। कुछ सेकंड, कुछ मिनट या शायद घंटे बीते, कोई अंदाजा नहीं। समय अब भी रुका हुआ था। घड़ी 3:17 सुबह पर जमी हुई थी। लगता था जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां रात कभी खत्म नहीं होती। अचानक ट्रक के अंदर ठंड फैलने लगी। ठंड जो सर्दी की नहीं थी, बल्कि मृत्यु की ठंड। ऐसी ठंड जिसमें किसी की सांस आपके गले को छूकर गुजरती है। छोटा कांपते हुए बोला, भैया, कोई कोई हमारे बीच में बैठा है। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन महसूस हुआ मेरे और छोटे के बीच सीट थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे कोई बैठा हो और उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को हल्के हल्के छू रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, कौन कौन है वहां? कुछ सेकंड अंधेरा शांत रहा। फिर कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई। पीछे देखा क्यों था, मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए बर्फ जैसा हो गया। छोटा चिल्लाया, भैया, ट्रक रोक दो, ये अंदर है। मैंने चिल्लाकर कहा, ट्रक नहीं रोकना, मैं जानता हूं, जैसे ही रुके हम। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि तभी उस अदृश्य इंसान ने अपनी उंगलियां मेरे कंधे पर रखीं। ठंडी, लंबी, हड्डियों जैसी उंगलियां। मैंने चीख को रोकते हुए गति बढ़ाई। ट्रक दहाड़ा। पहियों ने सड़क को काटना शुरू किया, पर उस स्पीड का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे पीछे से किसी के शांत, ठंडे मगर बेहद पास बैठे होने का एहसास साफ हो गया था। मैंने रियर व्यू मिरर झुकाकर नीचे कर दिया ताकि पीछे ना दिखे, मगर तभी मिरर में दिखाई दिया एक चेहरा, मेरी बेटी की आवाज। अब्बू, मेरे बेटे की आवाज, अभी आ जाओ। मैं टूट गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीमे से कहा, छोटू, मुझे घर जाना है। छोटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये आपकी बीवी बच्चों की आवाज नहीं है, ये छलावा है, ये आपको अपनी दुनिया में खींचना चाहती है। तभी वो औरत झटके से ट्रक की खिड़की पर चढ़ गई। उसका चेहरा कांच के बिल्कुल पास। सांसें कांच पर धुंध छोड़ रही थीं, और उसने उंगली से एक और शब्द लिखा, आओ। उस शब्द के साथ ही कांच में दरारें पड़ने लगीं। ट्रक अब हमारे लिए ढाल नहीं था, वो अब अंदर आना चाहती थी। कांच पर उंगली से लिखा हुआ शब्द आओ अब भी मेरे सामने था। कांच की पतली दरारें उस शब्द की हर लकीर के साथ फैलती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरारें सिर्फ कांच पर नहीं, मेरे अंदर भी उतर रही हों, मेरी रगों में, मेरी समझ में, मेरी आत्मा में। छोटा सीट के कोने में सिमटकर बैठ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। भैया, ये अंदर आ जाएगी, हम बच पाएंगे क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। वो औरत, छलावा, अब खिड़की से 2 इंच की दूरी पर थी। उसका चेहरा बेहद करीब, इतना करीब कि उसकी त्वचा का मरियलपन भी साफ दिख रहा था। उसकी आंखें, जिनमें अब कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी, खाली सफेदी, ऐसी सफेदी जो मौत से भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी। वो उंगलियां, लंबी, पतली, हड्डियों जैसी, कांच पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। धीमी, एक एक खटखटाहट के साथ डर मेरे सीने में धंस रहा था। टिक टिक टिक। हर थपकी के बाद कांच और अधिक फैलने लगता। दरारें अब शाख जैसी दिखने लगी थीं, मकड़ी के जाले की तरह फैलती हुई। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। हाथों में जान नहीं थी, मगर मैंने आवाज को दबाते हुए कहा, छोटू, कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना, समझा? छोटे ने रोते हुए कहा, भैया, मैं कैसे खोलूंगा? मैं तो मरा जा रहा हूं डर से। मैंने गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कनों को दबाने की कोशिश की, जो अब मेरे कानों के पास धम धम की आवाज कर रही थी। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, हल्की, अजीब और बहुत ही अनदेखी तरह की मुस्कान। वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं, बस भूख थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास उस पतले कांच को छू रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे चेहरे की आकृति याद कर रही हो, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पहचान रहा हो। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और खिड़की पर अपने लंबे, सड़े हुए दांतों को रगड़ा। घर धर। मेरे पेट में मरोड़ सी उठ गई।
मैंने आंखें बंद कर लीं, पर आवाज वहीं थी। उसकी सांस कांच के उस पार ऐसे महसूस हो रही थी जैसे किसी ने मेरे गले पर बर्फ रख दिया हो। फिर अचानक कांच में तेज आवाज हुई। "ठट-ठट।" एक बड़ी दरार बीच से नीचे तक फैल गई। छोटा चीख पड़ा, भैया ये टूट जाएगा। मैंने तुरंत ट्रक को गियर में डाला। इंजन दहाड़ा। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन वो औरत ट्रक पर लटकी रही। उसका चेहरा कांच के साथ रगड़ खा रहा था। उसकी त्वचा छिल रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं था। फिर उसकी गर्दन लंबी होने लगी। हाँ, लंबी, धीरे धीरे, खिंचती हुई, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां रबर बना दी हों। वो मेरे चेहरे के बिल्कुल समानांतर आ गई। अब खिड़की के कांच और उसके चेहरे के बीच सिर्फ एक दरार थी और एक सांस। उसने धीमे से कहा, तुम बहुत थके हुए हो। मेरे कानों के पास कोई अदृश्य हाथ फिर गया। मैं सिहर गया। उसकी आवाज अब सिर्फ कानों में नहीं, दिमाग में गूंज रही थी, सीधे मेरी सोच के अंदर। तुम घर लौटना चाहते हो, है ना? मेरा दिल भर आया। नसीमा का चेहरा सामने आ गया। उसकी वो कमजोर मुस्कान, बच्चों की हंसी, घर का टूटा हुआ आंगन, सब कुछ वापस याद आने लगा। मैंने हल्के से सिर झुका लिया। हाँ, वो औरत मुस्कुराई, एक लंबी, अजीब, डराने वाली मुस्कान, जैसे उसे मेरी यही बात सुननी थी। मैं ले चलूंगी, छोटा चिल्लाया। भैया, उससे बात मत करो, ये आपको अपनी दुनिया में खींच लेगी। भैया प्लीज। मैंने छोटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा डर था। वो सिर्फ डर नहीं, विनती थी। मैंने होश में आने की कोशिश की। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां से हट जा, मैंने चिल्लाकर कहा। जितनी ताकत बची थी उतनी। औरत का चेहरा अचानक बदल गया। चेहरा ढीला पड़ने लगा, मांस गलने लगा, आंखों की सफेदी काली होने लगी। वो गुर्राई। मेरे बुलावे का जवाब कोई नहीं टाल सकता। अचानक तेज झटके से उसने खिड़की पर मुक्का मारा। धासक! कांच आधा टूट गया। एक बड़ा टुकड़ा अंदर गिरा। छोटे ने डर से अपने कान ढक लिए। भैया, ये अंदर आ जाएगी, कुछ करो प्लीज। मैंने ट्रक को बेतहाशा दौड़ाना शुरू किया। टायर पथरीली सड़क पर कूद रहे थे। ट्रक झटकों से हिल रहा था। वो औरत ट्रक पर चिपकी रही। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि ट्रक की छत से चिपकते जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें गोंद से चिपका दिया हो। वो मेरी तरफ झुककर बोली, तुम्हारे घर में अभी रोना शुरू हो गया है। मेरा सीना एकदम ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? वो हंसी, एक खड़ी, सूखी, डरावनी हंसी। जब किसी को मैं चुन लेती हूं, उसके घर वाले पहले ही शोक में डूब जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, नहीं, झूठ है ये। मैंने ट्रक और तेज दौड़ाया, पर तभी उससे ऐसी हरकत हुई जिसने मेरी रूह बाहर खींच ली। वो धीरे धीरे खिड़की का आधा टूटा हुआ हिस्सा पकड़कर अपना चेहरा अंदर घुसाने लगी। हाँ, चेहरा अंदर आ गया। उसके बाल छोटे को छू रहे थे। छोटा चीख कर पीछे हट गया। भैया, ये अंदर है, अंदर! उसकी आंखें अब मेरे बिल्कुल सामने थीं। मैंने देखकर चाहा भी नहीं था, पर देखा, उसकी आंखों के अंदर छोटे छोटे इंसानी चेहरे बने हुए थे, जैसे कई आत्माएं उसके भीतर फंसी हों। वो बोली, चलो सलीम, मेरा रास्ता अब शुरू होता है। मैंने हिम्मत की आखिरी चिंगारी जलाकर चिल्लाया, छोटू, दरवाजा खोल। छोटा हैरान, क्या भैया पागल हो गए क्या? खोल छोटू, अभी। छोटे ने कांपते हुए दरवाजा खोला। हवा अंदर घुस आई और तभी मैंने अचानक ट्रक को बाईं तरफ जोर से मोड़ा। वो औरत संतुलन खोकर दरवाजे की तरफ उछल गई, टक्कर खाई और ट्रक से बाहर गिर गई। उसका शरीर जमीन पर कई बार लुढ़का और फिर अंधेरे में गायब हो गया। छोटा फूट फूट कर रोने लगा, भैया, बच गए क्या? मैंने गहरी सांस ली। सीना दर्द से फट रहा था, स्टीयरिंग कांप रहा था। मैंने बस इतना कहा, नहीं छोटू, ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी वक्त मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो कॉल, नसीमा कॉलिंग, और स्क्रीन पर दिख रहा था मेरी पत्नी का चेहरा नहीं, सफेद साड़ी वाली वही औरत, और इसके साथ ही एक आवाज। मैंने कहा था, रास्ता मेरा है। फोन की स्क्रीन पर वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, वही खाली आंखें।
मेरे हाथ से फोन फिसलकर गिर गया। छोटा मेरे कंधे से चिपक गया। भैया, ये क्या है? ये आपकी बीवी की जगह कैसे आ गई स्क्रीन पर? ये कैसे कॉल कर सकती है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। गला मुंह के अंदर सूख कर चिपक गया था। स्क्रीन अपने आप फिर से जल उठी। इस बार वीडियो कॉल नहीं, एक मैसेज। घर आओ सलीम। 3 सेकंड बाद दूसरा मैसेज। मैं इंतजार कर रही हूं और उसके नीचे मेरी बीमार पत्नी की तस्वीर, लेकिन आंखें इंसानी नहीं, सफेद, उलटी हुई, ठीक उसी छलावे जैसी। छोटा घबरा कर बोला, भैया, ये आपकी बीवी की फोटो नहीं, ये उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। मैंने सीने पर हाथ रखा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर छलांग मार देगा। मेरी पत्नी नसीमा, जो घर पर बीमार है, सांस लेने में तकलीफ, 2 बच्चे उसकी देखभाल कर रहे होंगे। अगर छलावा उनकी नकल कर सकता है तो क्या वो उनके पास भी पहुंच सकता है? क्या मेरा परिवार खतरे में है? यह सोचकर ही आंसू निकल आए। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। छोटू, हमें शहर की तरफ निकलना होगा, जहां रोशनी है, लोग हैं, हम बच जाएंगे। छोटा उम्मीद भरी आंखों से बोला, हाँ भैया, चलो, आगे कहीं ना कहीं आबादी होगी। लेकिन कुछ मिनट बाद वह उम्मीद भी टूट गई। सड़क बदल नहीं रही थी। पेड़ वही, हवा वही, अंधेरा वही, और सबसे डरावना, अब सड़क पर कोई आवाज नहीं थी, टायरों की भी नहीं, जैसे हम चल नहीं रहे, बल्कि किसी अंधेरे कुएं में फंसकर वहीं घूम रहे हों। छोटा धीरे से बोला, भैया, ये सड़क वही जगह बार बार दिखा रही है। मैंने ध्यान से देखा। हाँ, डिवाइडर के पास टूटे हुए पत्थर, एक सूखा पेड़, दाईं तरफ मिट्टी में पड़ा पुराना ड्रम, तीसरी बार दिख चुका था। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, हम घूम रहे हैं, ये सड़क नहीं है, ये जाल है। छोटा घबरा गया, भैया, इसका मतलब हम बाहर कैसे निकलें? मैंने हार मानने वाली सांस ली। जब तक हम डरते रहेंगे ये जाल और कसता जाएगा। लेकिन डर को कैसे रोका जाए जब मौत सामने हो? कैसे समझाऊं अपने दिल को कि धड़कना बंद ना करे? इसी दौरान ट्रक की केबिन के अंदर फिर ठंड बढ़ने लगी। इस बार पहले से गहरी, भारी, दमनकारी। अचानक ट्रक के पीछे से ठू 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई ट्रक की बॉडी पर हाथ मारकर ध्यान खींच रहा हो। छोटा कांप कर बोला, भैया, क्या वो पीछे चढ़ गई है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हां कह सकूं। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। क्लच, ब्रेक, कुछ काम नहीं कर रहा था। इंजन बंद नहीं हुआ, लेकिन ट्रक खुद रुक गया, जैसे किसी ने पहियों को पकड़ लिया हो। मैंने धीरे से छोटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था डर से। मैंने फुसफुसाकर कहा, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, चाहे आवाज कैसी भी हो। वो सिर हिलाकर रोने लगा। तभी पीछे की बॉडी पर किसी ने धीरे धीरे नाखून रगड़ना शुरू किया। घर घर घर, आवाज सीधी मेरी रीढ़ में उतर रही थी। मैं सांस रोककर सुनने लगा। फिर नाखून की जगह धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ट्रक की छत पर, हमारे ठीक ऊपर। छोटा सुबक कर बोला, वो ऊपर है भैया। मैंने खिड़की के बाहर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा। फिर अचानक ट्रक की छत धंसने लगी, जैसे कोई ऊपर से वजन डाल रहा हो, भारी, असंभव वजन। डुम डुम डुम। हर बार पर ट्रक का शरीर कांपता। मेरी सांसें टूट रही थीं। छोटा चिल्लाया, भैया, वो अंदर आने वाली है। मैंने घबराकर हॉर्न दबाया। ट्रक की आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन कोई असर नहीं। फिर एक साया खिड़की के पास फिसल कर आया, सीधे मेरी तरफ। मैंने देखा, वो वही सफेद साड़ी थी। उसके बाल हवा में नहीं, बल्कि छत से चिपके हुए लटक रहे थे, जैसे वो उलटी लटकी हो। हाँ, वो उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा खिड़की के ठीक सामने, उसकी आंखें मेरे आंखों में, और वह उलटी लटकी औरत धीरे धीरे हंसी। एक ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं होती, जो दानवों की होती है। तुम भाग नहीं सकते। मेरा दिल सिकुड़ गया, कान बंद होने लगे। तुम मेरे हो। छोटा डर के मारे पागल होकर रोने लगा। मैंने अचानक दरवाजा खोला और ट्रक से कूद गया। छोटा भी चिल्लाता हुआ पीछे उतरा। ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। अंधेरा गहरा हो चुका था। मैंने छोटे का हाथ पकड़ा। भागो, ट्रक से दूर, इसके पास रहेंगे तो मर जाएंगे।
हम दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। धरती नरम लग रही थी, जैसे मिट्टी नहीं, किसी का पेट हो। पेड़ अजीब आकार के थे, जैसे किसी ने उनको जलाकर मोड़ दिया हो। हमने कुछ कदम ही भागे थे कि वो आवाज फिर आई, सलीम। और इस बार वो मेरी पत्नी की आवाज थी। मैं रुक गया। छोटा चिल्लाया, भैया मत रुकना, ये छलावा है। लेकिन आवाज सीधे मेरे दिल पर वार कर रही थी। सलीम, मैं अकेली हूं। मैं रो पड़ा। नसीमा, तुम ठीक हो? छोटा मेरे सामने खड़ा हो गया। भैया, ये आपकी बीवी नहीं है, ये आपकी कमजोरी को पकड़ रही है। अगर आपने एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो आप गए। मैंने हाथ सिर पर रख लिया, कान बंद कर लिए, पर आवाज कान बंद करने से नहीं रुकती। वो मेरे अंदर गूंज रही थी, सीधे मेरी सोच पर कब्जा कर रही थी। सलीम, घर आ जाओ। मैंने आंसू पोंछे और चिल्लाया, कहाँ हो? सामने आओ। तभी उजाले सा कुछ हुआ। जंगल के बीचों बीच रोशनी की एक पतली लकीर। छोटा बोला, भैया देखो, रोशनी, कोई सड़क, कोई घर, कुछ तो है। हम दोनों उस रोशनी की तरफ भागे। हर कदम पर जमीन नरम होती, हवा भारी, पेड़ मुड़ते, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही करीब पहुंचे, रोशनी साफ दिखाई देने लगी। एक छोटा सा घर, पीला बल्ब, दरवाजा आधा खुला, और अंदर एक औरत खड़ी, नीली साड़ी में। मेरी नसीमा। मैं ठिठक गया, पैर वहीं जम गए। सलीम, उसने वहीं आवाज लगाई, मेरी पत्नी जैसी, वही लहजा, वही दर्द। छोटा मेरे सामने खड़ा हो गया। भैया, वो आपकी बीवी नहीं है, अंदर मत जाना, प्लीज मत जाना। मैं कांप रहा था, दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, नसीमा। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी। वो मुस्कान खोखली थी, एकदम खाली। और तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी, नीचे की तरफ, छाती तक, फिर पेट तक, घुटनों तक, और उसके बाद चेहरा अपने असली रूप में आ गया, वही छलावा। उसने मेरे गर्दन पर उंगली उठाई। आओ। छोटा चीख पड़ा, भैया भागो, अभी भागो। मैं घूमते ही पीछे भागा, छोटा मेरे साथ। जंगल चीख रहा था, धरती कांप रही थी। पीछे से छलावे की आवाज, तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ सकते, सलीम, तुम मेरे चुने हुए हो। हम भागते रहे, जब तक सांसें टूट नहीं गईं। आखिरकार एक जगह जमीन सख्त लगी, पेड़ बदले हुए लगे, और दूर कहीं हल्की सड़क दिखी। छोटा हांफते हुए बोला, भैया, शायद हम निकल आए। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद निकला हुआ था और हवा में थोड़ी गर्मी। लेकिन मैं खुद जानता था, यह असली दुनिया नहीं, या अगर है भी तो छलावा यहां तक हमें पीछा करके जरूर आएगा। क्योंकि तभी मेरे फोन में फिर से मैसेज आया, अच्छा भागते हो सलीम, पर रात अभी बाकी है। हम दोनों हांफते हुए उस सुनसान सड़क पर खड़े थे। पेड़ अब सामान्य दिख रहे थे, हवा पहले जैसी थी, दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। सब कुछ असली जैसा लग रहा था, पर मेरा दिल कह रहा था, यह असली नहीं हो सकता। छोटा थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस फटी हुई थी, माथे का पसीना कपड़ों तक भीग चुका था। भैया, उसने कांपती आवाज में कहा, यह कब खत्म होगा? हम कब तक भागेंगे? मैं खुद उस सवाल से डर रहा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। शायद कभी नहीं, शायद भागना ही अब हमारी किस्मत है। मैंने छोटे के कंधे पर हाथ रखा। जब तक हिम्मत है, हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये सड़क, ये रात, ये अंधेरा, ये सब इसका जाल है, लेकिन असली दुनिया कहीं ना कहीं होगी। छोटा मेरी आंखों में देखता रहा, कहने लगा, भैया, आपको पता है ना इसने आपको क्यों चुना? मैंने सिर झुका लिया। क्यों? छोटा बोला, क्योंकि आप टूटे हुए हो भैया, बहुत टूटे हुए। बीमारी, घर की हालत, पैसा, नींद की कमी, छलावा कमजोर लोगों को पकड़ता है। मैंने आंखें बंद कर लीं। दर्द सच्चा था, लेकिन वही दर्द मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। तभी सड़क पर अचानक रोशनी पड़ी, किसी गाड़ी की हेडलाइट। मैं दंग रह गया। एक सफेद जीप हमारी तरफ आ रही थी, धीमी गति से, बिल्कुल सामान्य तरह। छोटा खड़ा हो गया। भैया, कोई आ रहा है, शायद मदद मिल जाए। मैं उम्मीद और डर के बीच खड़ा रह गया। क्या यह सच में गाड़ी है, या छलावे का नया रूप? जीप करीब आई और एक आदमी उतरकर हमारी तरफ आया। सामान्य इंसान,
सफेद शर्ट, जैकेट, टोपी, हाथ में टॉर्च। उसकी आंखें इतनी सामान्य थीं कि पहली बार लगा शायद हम इंसानी दुनिया में वापस आ गए हैं। वो हमारे पास आया और बोला, कौन हो तुम लोग? इस जंगल में रात को क्या कर रहे हो? मैंने गले में फंसी सांस बाहर निकाली। हम हम रास्ता भटक गए थे। आदमी ने टॉर्च हमारी तरफ रखकर कहा, यह इलाका खतरनाक है, यहां हादसे होते रहते हैं। आओ जीप में बैठो, मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ देता हूं। छोटा तुरंत बोल पड़ा, भैया बैठ जाते हैं। मैं जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने लगा मेरे कान में बहुत दूर से, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ वही आवाज आई, सलीम मत जाओ। मैं जम गया। मेरी उंगलियां जीप के दरवाजे पर रुक गईं। दिल धम्म से गिरा। वो आवाज छलावे की थी। छोटा बोला, भैया क्या हुआ? मैंने जीप ड्राइवर को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अब वो मुस्कान अजीब लग रही थी। नहीं, बहुत अजीब। मैंने हल्के से उसकी आंखों में देखा। पुतलियां थीं, लेकिन उनमें कुछ था, एक धुंध, एक अजीब चमक। मैंने धीरे से पूछा, अंकल आप कहाँ रहते? छोटू, जीप में मत बैठना। छोटा चौंक गया। क्यों भैया? वह आदमी मुस्कुराया। क्यों डर रहे हो? मैं किसी को नुकसान नहीं करता। उसकी आवाज अचानक गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर भारी, फिर ऐसी कि कानों की नसें फटने लगे। छोटा कांप गया। भैया ये इंसान नहीं है। मैंने छोटे का हाथ पकड़ लिया। भाग! हम दोनों सड़क की दाईं ओर जंगल की तरफ भागे। जीप की हेडलाइट हमारे पीछे मुड़ी। एक भारी गर्जना हुई, मानो वह जीप गाड़ी नहीं, कोई जानवर हो। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। हवा ठंडी, तेज, काली। जंगल चुप नहीं था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर तरफ से अचानक दूर कहीं एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कई आवाजें मिलकर एक बन गई हों। हम भागते रहे, जब तक सड़क अचानक फिर नहीं दिखी। हाँ, सड़क वही थी। फटी हुई डिवाइडर, टूटा पेड़, मिट्टी का ड्रम, सब वही। छोटा घुटनों पर गिर पड़ा। भैया हम वापस वहीं आ गए। ये कैसे हो सकता है? हम कहीं और भागे थे। मैं भ्रम में डूब गया। मेरे दिमाग में जैसे धुआं भर गया। हम बार बार उसी जगह लौट रहे थे, चाहे किसी तरफ भी भागें। मैंने खुद को संभाल कर कहा, छोटू यह सड़क असली नहीं है, यह छलावे की बनाई हुई है। जो वह दिखाना चाहती है वही दिखता है। छोटा रोने लगा। तो हम जाइए कहां? मैंने चारों तरफ देखा। सड़क आगे बढ़ती थी, मगर उस पर एक अजीब धुंध थी। तभी मेरे फोन की स्क्रीन फिर जली। इस बार फोटो नहीं, एक वीडियो। वीडियो में मेरा घर, मेरा कमरा, बिस्तर पर नसीमा लेटी हुई और मेरे बच्चे रो रहे थे। मैंने फोन को सीने से लगा लिया। नसीमा, मेरे बच्चे। छोटा डर कर बोला, भैया यह असली नहीं है, यह आपको फंसाने के लिए दिखा रही है। लेकिन मेरा दिल टूट रहा था। मैं टकटकी लगाकर वीडियो देख रहा था, और फिर वीडियो में नसीमा उठी, धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ी, और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, वापस आओ। और उसी वक्त सड़क के बीच कोई आकृति खड़ी हो गई। वही सफेद साड़ी, वही लंबी गर्दन, वही काली जीभ। वह धीरे धीरे चलते हुए ट्रक की तरफ आ रही थी, नाखून जमीन पर घसीटते हुए। छोटा कांपकर बोला, भैया ये आ गई, हम फंस गए। मैंने छोटे का हाथ पकड़ लिया। नहीं छोटू, हम अभी खत्म नहीं हुए। जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ये हमें नहीं जीत सकती। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था, हम दोनों की हिम्मत टूटने वाली है, क्योंकि छलावा अब सिर्फ रास्ता नहीं रोक रहा, हमारी दुनिया पर कब्जा कर रहा था। वो सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। उसके नाखून सड़क पर घसीटते हुए ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे जैसे किसी लोहे के दरवाजे पर किसी ने चाकू रगड़ा हो। हर कदम के साथ उसकी गर्दन लंबी होती, फिर सिकुड़ती, जैसे कोई दानव अपने शरीर को तोल रहा हो। छोटा मेरे पीछे छिप गया। भैया अब क्या करें? ये तो हम जहां भी जाते हैं वहीं आ जाती है। मैंने गहरी सांस ली। छोटू डरना मत, डर गए तो ये हमें तोड़ देगी। लेकिन सच यह था, डर मेरे अंदर भी खौल रहा था। सीना भारी, गला सूखा, दिल रुक रुक कर चल रहा था। अचानक छलावा रुक गया, ठीक हमारे सामने। उसकी आंखें सिर्फ सफेद,
बिना पुतली, बिना भाव। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर उसने अपनी उंगली सड़क पर नीचे की मिट्टी पर घुमाई। उस उंगली के चलने से जमीन पर कुछ शब्द उभर आए। तुम्हारा घर यहीं से शुरू होता है? मेरा दिल डूब गया, छोटा कांप गया। मैंने चिल्लाकर कहा, झूठ, मेरा घर यहां नहीं है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो हंसी, ऐसी हंसी जो आदमी को पागल कर दे, खोखली, सूखी, लंबी। फिर उसने अपनी उंगली से जमीन पर आगे एक लंबा रास्ता खींचा। उस रास्ते पर धीरे धीरे मेरी बीवी की आकृति उभर आई, फिर दोनों बच्चे, सारी आकृतियां काली परछाई के रूप में। और फिर वो परछाई के होंठ हिले। मेरी पत्नी की आवाज आई, सलीम, तुम कब आओगे? मैं एक पल के लिए टूट गया। मेरी आंखें भर आईं, मेरी सांसें टूट रही थीं। छोटा तुरंत चिल्लाया, भैया, ये आपकी बीवी नहीं है, ये छल है, ये परछाई है। मैंने खुद को संभाला। हाँ, ये छल है, लेकिन छलावा का असली खेल अभी शुरू हुआ था। उसने अपनी कलाई को मरोड़ा और हवा में काला धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच छोटे का चेहरा उभरा। छोटा डर के मारे उछल पड़ा। भैया, ये क्या है? ये मेरा चेहरा कैसे? फिर छलावा बोला, सलीम, यह तुम दोनों में से एक को ले सकती हूं, बस एक को चुन लो। छोटा हैरान, क्या? भैया, मैं नहीं जा रहा। भैया, मुझे बचाओ। भैया। छोटा रोने लगा। उसकी आवाज किसी बच्चे जैसी हो गई थी। मैंने छलावे की तरफ देखा। हम किसी को नहीं देंगे, न मैं, न छोटा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखें मेरे दिल को चीर कर अंदर पड़ रही हों। तुम्हारा दिल टूटा है, सलीम, थका हुआ। तुम्हारी रूह में दर्द है। ऐसे लोग आसानी से मेरे हो जाते हैं। मैं कांप गया। वो मेरी पत्नी का चेहरा ले आई, फिर बच्चों का, फिर बूढ़ी माँ का। हर चेहरा मेरे सामने हवा में तैर रहा था। हर चेहरा मुझे पुकार रहा था। छोटा चिल्लाया, भैया, इसके झांसे में मत आना। लेकिन छलावा जैसे मेरी रूह के अंदर घुस चुकी थी, मेरे दिल में गहरे सबसे कमजोर हिस्सों को खींच रही थी। अचानक वो औरत अचानक सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी गर्दन मेरी तरफ झुककर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। उसके होंठ हिले। तुम्हारी पत्नी अभी आखिरी सांस ले रही है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। क्या? छोटा डर गया। भैया, मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। लेकिन छलावा फिर बोली, अगर तुम उसके पास नहीं पहुंचे तो वह मर जाएगी। मेरे अंदर का इंसान टूटने लगा। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, नसीमा, नहीं, नहीं। तभी छलावा ने अपनी उंगली हवा में घुमाई और अचानक मेरी पत्नी का असली वीडियो सामने आया। वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था। डॉक्टर दौड़ रहे थे। दोनों बच्चे रो रहे थे। यह नकली नहीं था, यह असली था। वह असली अस्पताल था। असली नर्सें, असली चीखें। छोटा हैरान, भैया, ये वीडियो असली है। इसने ये कैसे दिखा दिया? मैं रो पड़ा। नसीमा, मेरी नसीमा। मैंने छलावे की तरफ देखा। मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, प्लीज। छलावा मुस्कुराई, जाना चाहते हो तो आ जाओ उसके पास। उसने सड़क की मिट्टी पर अपनी उंगली से एक दरवाजा खींचा। हाँ, दरवाजा। और कुछ सेकंड में वो मिट्टी का दरवाजा असली लकड़ी के दरवाजे में बदल गया। उस दरवाजे के पीछे घर दिखाई दे रहा था। मेरा घर, असली घर। मैं टूट गया, घुटनों पर गिर गया। छोटा चिल्लाया, भैया, मत जाना। ये दरवाजा घर का नहीं है, ये छलावे का मुंह है। अगर आप उसमें गए तो आप सीधा उसके पेट में चले जाओगे। छलावा हंसी, लंबी, काली, गहरी। दरवाजे के पीछे से मेरी पत्नी की आवाज आई, सलीम, जल्दी आओ। मैं नहीं बचूंगी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दिल फट रहा था, दिमाग सुन्न। छोटा मेरे पैरों से लिपट गया। भैया, प्लीज। ये आपकी बीवी की आवाज नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ रही है। आप गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। भैया, मत जाइए। मैं रुक गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने छलावे को देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में भूख थी और उसकी उंगलियां दरवाजे की फ्रेम पर नाच रही थीं। वह बोली, बस एक कदम, सलीम, और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं दरवाजे के बहुत करीब था।
छोटा चीख रहा था। मेरी पत्नी की नकली आवाज पुकार रही थी। छलावा अपनी उंगलियां फैला रही थी और तभी अचानक दूर कहीं किसी मस्जिद की अजान की आवाज आई। हल्की, धीमी, लेकिन साफ, जैसे किसी ने मेरी रूह को छुआ हो। उस अजान की आवाज आते ही छलावे का चेहरा तिलमिलाने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी, उसकी गर्दन तड़पने लगी। वह पीछे हटकर चीखी, नहीं, यह आवाज मेरी पकड़ ढीली कर देगी। दरवाजा काला पड़ने लगा। उसका घर वाला दृश्य मिटने लगा। छोटा चिल्लाया, भैया पीछे हटो, यही मौका है। मैं पीछे उछल गया। दरवाजा छटपटाया और फिर मिट्टी में बदलकर गायब हो गया। छलावा जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और फिर उसने मुझे घूर कर कहा, रात अभी खत्म नहीं हुई, तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें घर पहुंचकर भी तलाश लूंगी। और वह अचानक धुंध में गायब हो गई। छोटा मेरी तरफ दौड़कर आया, भैया आप ठीक हैं? भैया बोलो। मैं जमीन पर बैठ गया। सांस टूट रही थी, दिल दर्द से फटा जा रहा था। मैं धीरे से बोला, छोटू, ये अब मेरे घर का रास्ता भी जानती है। छोटा जम गया और मैंने पहली बार महसूस किया, भागने का कोई फायदा नहीं। अब लड़ना पड़ेगा, वरना वो मेरे घर, परिवार, सबको ले लेगी। मैंने आकाश की तरफ देखा। अजान की आवाज अब भी हल्की चल रही थी और उसके साथ मुझे पहली बार जीने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। पर मैं जानता था, छलावा वापस आएगी और इस बार सीधा मेरी रूह के लिए। अजान की आवाज धीरे धीरे मिटती जा रही थी, जैसे किसी ने आसमान से उसको पकड़कर खींच लिया हो। वो आवाज हमारी आखिरी उम्मीद जैसी थी और उसके जाते ही हवा फिर से भारी हो गई। छोटा मेरे पास बैठ गया, पूरी तरह कांपते हुए। भैया अब क्या? वो तो बोली कि वो घर पहुंचकर भी आपको ढूंढ लेगी। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, अगर छलावा मेरे घर पहुंच गई तो मेरी नसीमा, मेरे बच्चे। ये सोचते ही सांसें भारी होने लगीं, सीना तंग, जैसे कोई भीतर बैठकर दिल को दबा रहा हो। मैंने छोटे से कहा, हमें ट्रक की तरफ वापस चलना होगा। हमारे पास दौड़कर कहीं जाने का रास्ता नहीं, ट्रक ही हमारा एकमात्र हथियार है। छोटा डरते हुए बोला, भैया अभी तो वो ट्रक की छत तोड़ रही थी, अगर वो फिर उधर हो तो। मैंने गहरी सांस ली। अब डर कर नहीं रुक सकते छोटू। अगर मेरे परिवार तक पहुंची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। हम दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर सड़क की तरफ निकले। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें हमें पीछा कर रही हों। जब सड़क दिखी, मेरा दिल गिर गया। ट्रक वहीं था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी छत पर गहरे काले निशान थे, खिड़की टूटी हुई, कांच चारों तरफ बिखरा हुआ। ट्रक के बोनट पर लंबे नाखूनों की खरोंचें थीं, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। छोटा धीरे से बोला, भैया ये तो आधा मर गया है। मैंने ट्रक के दरवाजे को खोला। अंदर घुसते ही एक भयावह चीज महसूस हुई। अंदर अब भी ठंड बची हुई थी, वहीं छलावे वाली ठंड, मानो वो अभी भी पास थी। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार टक टक, दूसरी बार टक टक, फड़ाक, तीसरी बार इंजन एक अजीब सी खरखराहट से चालू हुआ। छोटा फुसफुसाया, भैया ये आवाज ऐसी पहले कभी नहीं आई। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, आज रात कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। सड़क लंबी थी, या शायद वही जगह बार बार दोहराई जा रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं समझ आ रहा था। समय अब भी 3:17 सुबह पर अटका हुआ था। मैंने छोटू से कहा, मोबाइल देख, नेटवर्क आया क्या? छोटा मोबाइल उठाकर देखने लगा। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, भैया नेटवर्क तो आया नहीं, लेकिन स्क्रीन में कुछ लिखा है। मैंने कहा, क्या? छोटू ने कांपते हुए स्क्रीन मेरी तरफ की। स्क्रीन पर केवल एक शब्द चमक रहा था, आ रहा हूं। मेरी रूह तक कांप गई। यह छलावे का मैसेज नहीं था, यह एक चेतावनी थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे किसी ने जोर से वार किया। धड़म! ट्रक उछल गया। छोटा चीख पड़ा, भैया पीछे कुछ है। मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। गलती, क्योंकि उसी मिरर में वो खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली छलावा। लेकिन इस बार वो करीब नहीं थी, वो हमारे बिल्कुल पीछे थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था, अलग हुआ मुंह,
फटी हुई त्वचा, गले से निकलती काली भाप। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत मिरर नीचे मोड़ दिया। छोटू, पीछे मत देखना, आंख भी मत घुमाना, छोटा रोते हुए बोला। भैया, ये हमें जाने नहीं देगी। मैंने बिना मुड़े कहा, हम अब उसके जाल में नहीं पड़ेंगे। इंजन तेज हुआ, ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन तभी छलावे की आवाज मेरे कान में आई। बिना किसी स्पीकर के, बिना किसी दिशा के, सीधे दिमाग में। सलीम, तुम्हारे घर का दरवाजा खुल चुका है। मैं पसीने में भीग गया। फोन अपने आप चल पड़, वीडियो खुला। मेरी बेटी समरीन दरवाजे के पास खड़ी थी, डरी हुई। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्र खुल रहा था। छोटू ने फोन छीनकर फेंक दिया। भैया मत देखो, ये सब धोखा है। लेकिन मैं टूट चुका था। मेरे घर का दरवाजा, वो दरवाजा जिसे मैं हर रात अंदर से बंद करता था, वो अपने आप खुल रहा था। मैं चिल्लाया, छोटू, ट्रक और तेज चला, हमें घर पहुंचना है। छोटा हैरान, भैया पागल हो गए हो क्या? घर गए तो वो वहीं आकर सबको मार देगी। मैं कांपते हुए बोला, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे अकेले होंगे। छोटा मेरी तरफ पलटकर बोला, भैया, कभी कभी घर पहुंचने से पहले रास्ते को हराना जरूरी होता है। मैंने छोटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में समझदारी। शायद वो सही था। अगर मैं घर गया तो मैं छलावा को सीधा अपने दरवाजे तक ले जाऊंगा, और वो मेरे परिवार को भी खा जाएगी। मैंने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। तो फिर हमें उसे हराना होगा। छोटा बोला, कहां भैया? ये इंसान थोड़ी है, इसे कहां हराएंगे? मैंने आसमान की तरफ देखा। अज्जान की आवाज अब सिर्फ हल्की गूंज थी। मैंने कहा, हमें उस जगह जाना होगा जहां अज्जान की आवाज सबसे साफ आती हो, जहां रोशनी हो, जहां उसका अंधेरा कमजोर पड़े। छोटा बोला, मतलब किसी गांव की तरफ? मैंने कहा, हां, लेकिन वो गांव असली होना चाहिए, हमारे दिमाग का धोखा नहीं। तभी अचानक सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया, चांदपुर 6 किलोमीटर। छोटा उछल गया, भैया, गांव, लाइट, लोग। मेरा दिल जरा तेज धड़कने लगा। शायद यही रास्ता हो छलावे को कमजोर करने का। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर तेज धमाका हुआ। डुम! छोटा डर के मारे मेरी गोद में गिर पड़ा। भैया, वो ऊपर है। मैंने ट्रक को सड़क से हटने नहीं दिया। सीधे आगे, सीधे चांदपुर की तरफ। ट्रक के ऊपर भारी कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। वह चल रही थी, उलटी। उसकी उंगलियां नीचे लटक कर कांच को छू रही थीं। अचानक कांच में दरार पड़ी और उसकी उंगली अंदर आई, लंबी, ठंडी, हड्डियों जैसी। मैंने छोटू को पीछे खींचा। ट्रक हिलने लगा, इंजन चरमराने लगा। मैं चिल्लाया, चल ट्रक, तू नहीं रुकेगा। इंजन दहाड़ा, स्पीड बढ़ी। चांदपुर के बोर्ड के पास पहुंचते ही एक अजीब बात हुई। ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद तेज हो गई, जैसे किसी ने उसे अंदर से धकेला हो। अंधेरा अचानक हल्का हुआ और छलावे की चीख आई, रोशनी! नहीं! मैंने पीछे देखा नहीं, पर उसकी चीख कानों में सुई की तरह घुस रही थी। ट्रक चांदपुर की पहली गली में घुस गया। स्ट्रीट लाइटें, लोगों के घर, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। हम रोशनी में आ चुके थे। छोटा रोते हुए बोला, भैया, ये गांव असली है, हम सच में पहुंच गए। मैंने ट्रक रोक दिया। हवा गर्म थी, ठंड गायब, सन्नाटा टूटा। मेरी सांसें लौटीं। मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शुक्र है। छोटा मुझे पकड़कर बोला, भैया, क्या अब वो नहीं आएगी? मैंने गहरी सांस ली। रोशनी में कमजोर पड़ती है छोटू, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, अभी नहीं। और तभी ट्रक के इंजन से धुआं निकला। ट्रक झटका खाकर बंद हो गया और सड़क पर एक काली परछाई उभरी। परछाई में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां वही थीं। छोटा डर के मारे फिर कांप गया। भैया, वो गांव तक पहुंच गई। मैंने धीरे से कहा, हां छोटू, अब आखिरी लड़ाई शुरू होगी। और काली परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। चांदपुर गांव की पहली गली में पहुंचते ही मुझे लगा था कि शायद अब बच जाएंगे। रोशनी, लोगों के घर, दिन जैसा माहौल। पर जैसे ही ट्रक बंद हुआ और वो काली परछाई सड़क पर उतरी, मेरे दिल ने साफ कह दिया,
ये लड़ाई अब सिर्फ सड़क की नहीं रही, ये मेरे अंदर की भी है। छोटा मेरे बगल में खड़ा था, उसकी सांसें छोटी छोटी, उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब वह उम्मीद भी डर से कांपने लगी थी। उस काली परछाई का आकार धीरे धीरे उभर रहा था, न कोई चेहरा, न कोई आंख, बस एक काली धुंध, और धुंध में फैली वो लंबी तेज डरावनी उंगलियां। मैंने छोटे के कंधे पर हाथ रखा। गांव में है छोटू, यहां लोग हैं, रोशनी है, वो पूरी तरह ताकत में नहीं होगी। छोटा मेरे पीछे छिप गया। भैया, लेकिन वो तो यहां तक आ गई, मतलब इसे रोशनी की भी परवाह नहीं। मैंने कहा, हमें पता लगाना होगा कि उसकी कमजोरी क्या है। वह हमें छोड़ने वाली नहीं है, ना मैं घर जा सकता हूं जब तक इसे खत्म ना करूं। तभी उस काली आकृति ने कदम बढ़ाया। एक नहीं, दो नहीं, कई कदम। उसका हर कदम मिट्टी को काला कर देता था, सड़क की ईंटों पर जैसे कोई स्याही गिर रही हो। वह करीब आई, इतनी करीब कि उसकी उंगलियां हवा में मेरे चेहरे से 2 इंच दूर रुक गईं। छोटा डर के मारे चीख पड़ा। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर तू इतना ही ताकतवर है तो अपना असली चेहरा दिखा। क्यों छिपकर हमला करता है? हमसे क्या चाहता है? वो काली परछाई रुक गई। कुछ सेकंड के लिए हवा स्थिर हो गई और फिर उसके अंदर सफेदी चमकने लगी। छोटा बोला, भैया, ये रूप बदल रही है। मैंने सांस रोक ली। धीरे धीरे उस धुंध से चेहरा उभर आया। पहले आंखें, फिर वो लंबी गर्दन, फिर फटे हुए होंठ, और अंत में वही सफेद साड़ी वाली छलावा। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत था। त्वचा छिल्ली हुई, गर्दन टेढ़ी, और आंखों के भीतर जलते हुए चेहरे, कई चेहरे, जैसे वो आत्माएं हों जो उसके अंदर कैद थीं। वह धीमे से बोली, तुमने सोचा था कि रोशनी मेरी दुश्मन है? मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराई। रोशनी मुझे धीमा करती है, पर रोक नहीं सकती। उसके शब्दों के साथ ही पास की स्ट्रीट लाइट टिमटिमाई, फिर बुझ गई। छोटा चीख पड़ा। दूसरी लाइटें भी एक एक करके बुझने लगीं। टिम टिम, फटाक। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। छोटा कांपते हुए मुझसे चिपक गया। भैया, ये तो पूरा गांव अंधेरे में ले जा रही है। मैंने जमीन पर पैर जमाते हुए कहा, मुझे पता है छोटू, अब वो पूरे गांव को अपने जाल में घसीटेगी। इसीलिए कहा था, अब ये सड़क की नहीं, मेरी लड़ाई है। छलावा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। इस बार उसकी चाल अलग थी, मानो वह सीधी मेरी रगों में उतरने वाली हो। सलीम, तेरे दिल में जो डर है, जो पछतावा है, जो गुनाह है, उसी से मैं बनी हूं। मैं हक्का बक्का। क्या? छोटा बोला। भैया, ये क्या बोल रही है? छलावा ने अपनी गर्दन और लंबी कर ली। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास। तू घर नहीं लौटा, बीवी मर रही है, बच्चे रो रहे हैं, और तू इस सड़क पर भागता फिर रहा है। क्या तेरे दिल में यही डर नहीं कि तू कभी घर वापस नहीं जा पाएगा? मेरी आंखें भर आईं। मेरा दिल दर्द से फट गया। हाँ, ये डर है, बहुत बड़ा डर। छलावा मुस्कुराई। यही तो मेरी ताकत है। और अचानक उसने मेरी गर्दन को छूने की कोशिश की। उसका ठंडा हाथ मेरे गले तक 1 इंच दूर था, और तभी गांव के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, अरे ओ सलीम, कौन है वहां? क्या हुआ? छोटा उछल पड़ा। भैया, कोई इंसान, कोई जाग गया। छलावा पीछे हट गई। उसकी उंगलियां हवा में फड़कने लगीं। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। नहीं, कोई मुझे नहीं देख सकता। ये मुकाबला सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। तभी गलियों में एक औरत लालटेन ली आती दिखी। गांव की बूढ़ी औरत। उसकी रोशनी सीधी छलावे पर पड़ी, और पहली बार वह चीखी, लंबी दर्द भरी चीख। उसकी त्वचा पर धुआं उठने लगा, आंखों की सफेदी काली होने लगी, मुंह खुला और काला लाट टपकने लगी। वह पीछे हटकर अंधेरे में छिप गई। छोटा बोला, भैया, रोशनी उसे जला रही है। मैं दंग था। छोटू, हमें रोशनी चाहिए, बहुत सारी रोशनी। बूढ़ी औरत हमारे पास आई। कौन हो तुम लोग? इस वक्त गली में क्यों भाग रहे थे? कौन था वो काला साया? मैंने कांपते हुए कहा, बाई, वो साया इंसान नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे घर के पीछे। बूढ़ी बोली, अब भीतर चलो, रोशनी में रहोगे तो वह अंदर नहीं आ पाएगी। मैं और छोटा उसके घर में घुस गए। उस घर में पुरानी लकड़ी का दरवाजा था।
दीवारों पर मिट्टी के दिए, लालटेनें और एक कोना जहां अगरबत्ती और मिट्टी के दीप जले हुए थे। अंदर आते ही मेरा सीना थोड़ा हल्का हुआ। छोटा बोला, भैया अभी बच गए। लेकिन बूढ़ी औरत बोली, ना बेटा, रात बड़ी भारी है। वो साया जो तुम पर लगा है वो ऐसे नहीं जाएगा। मैंने पूछा, आपको कैसे पता वो क्या है? बूढ़ी ने एक लंबी सांस ली। मेरे गांव में भी कभी ऐसा ही एक साया आया था, बहुत साल पहले। एक ड्राइवर को उसने अपनी तरफ खींच लिया था। गांव में सब लाइट बुझ गई थी। हमने रोशनी बढ़ाकर उसे भगाया था, लेकिन वो आदमी कभी नहीं लौटा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मारा गया? बूढ़ी धीरे से बोली, मर नहीं गया, पर इंसान भी नहीं रहा। छोटा कांप गया। भैया, इसका मतलब आप भी? मैंने छोटू का हाथ पकड़ लिया। नहीं छोटू, मैं अभी जिंदा हूं। जब तक हिम्मत है तब तक जिंदा हूं। बूढ़ी ने कहा, उस साए को दूर भगाना हो तो मन साफ रखना पड़ता है। जिसके दिल में डर भरा हो, पछतावा भरा हो, उसे वो सबसे पहले पकड़ लेता है। मैं चुप हो गया। मेरे अंदर पछतावा ही पछतावा था। नसीमा की बीमारी, बच्चों का अकेलापन, मां की दुआएं, पैसों की कमी और इस दुनिया की सड़कें। मैंने फुसफुसाकर कहा, मैंने शायद अपने परिवार को कभी सही से समय नहीं दिया। छोटा मेरे पास बैठ गया। भैया, ये आपकी गलती नहीं, आपने हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत की है। बूढ़ी बोली, जब तक तुम अपने डर से माफी नहीं मांगोगे और अपने भगवान का नाम लेकर खुद में रोशनी नहीं लाओगे, ये अंधेरा तुमसे नहीं हटेगा। मैंने भारी सांस लेकर आंखें बंद की, दिल पर हाथ रखा और अपने अंदर से कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे परिवार को बचा लीजिए। उन्हें इस साए से बचा लीजिए। मुझे हौसला दीजिए। मेरी आंखें भर आईं, दिल हल्का होने लगा। तभी बाहर से जोर की धमक हुई। धड़ाम! बूढ़ी बोली, वह बाहर है, तुम्हारी कमजोरी खत्म कर रही है, वो अंदर आएगी। छोटा कांप गया। भैया, दरवाजा हिल रहा है। दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज। घर घर घर। फिर छलावे की आवाज। सलीम, रोशनी में कितना छुपोगे? मैं और छोटा एक साथ पीछे हटे। बूढ़ी लालटेन लेकर खड़ी हुई। अचानक दीवारों पर जले सारे दिए एक एक करके बुझने लगे। फूं फूं फूं। बूढ़ी घबराकर बोली, नहीं, ये अंदर की रोशनी बुझा रही है। छोटा चिल्लाया, भैया, वो अंदर आ जाएगी, कुछ करो। मैंने लालटेन पकड़ ली। उसकी रोशनी तीखी थी, गर्म थी, सच्ची थी। मैंने दरवाजे की तरफ जाकर कहा, अगर तुझे मेरी रूह चाहिए तो पहले मेरी रोशनी से गुजर। छोटा मुझे पकड़ने दौड़ा। भैया, मत खोलना। लेकिन मैं जानता था, अगर मैं अब सामना नहीं करूंगा तो वो मेरे परिवार तक जरूर पहुंचेगी। मैंने दरवाजा खोल दिया। बाहर बस अंधेरा था, गहरा, भारी, जहरीला अंधेरा। और उस अंधेरे में दो सफेद आंखें। छलावा मेरे सामने थी, लंबी गर्दन, बिखरे बाल, उंगलियां हवा में फैली हुई। वह मुस्कुराई। आखिर मेरे सामने आ ही गया। मैं लालटेन उठाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब तू मेरे घर नहीं जाएगी, मुझे खत्म करना है तो यही कर। वह चीखी, तू रोशनी से नहीं बचेगा। और वह मेरे ऊपर झपट्टी, सीधे मेरी गर्दन की तरफ। मैंने लालटेन उसकी आंखों पर दे मारी। लालटेन फूटी, आग भड़की, छलावा पीछे हटकर चीखी, हा आ, रोशनी नहीं। उसका चेहरा पिघलने लगा, त्वचा झड़ने लगी, आंखें धुंधली हो गईं, आकार टूटने लगा। वह अंधेरे में मिल गई, गायब हो गई। छोटा दौड़कर आया। भैया, खत्म हो गई क्या? मैंने हल्की थकी आवाज में कहा। नहीं छोटू, ये सिर्फ पहली चोट थी, वो वापस आएगी। छोटा कांप गया। भैया, अब क्या करेंगे? मैंने आसमान की तरफ देखा। समय अब 4:01 सुबह हो चुका था। पहली बार घंटे बदले थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, अब फज्र की अजान का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो अजान उसका असली अंत होगी। छोटा बोला, और तब तक? मैंने दरवाजा बंद किया, दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और बोला, तब तक हमें जागते रहना होगा, क्योंकि छलावा कभी भी लौट सकती है। बाहर अंधेरे में फिर सरसराहट हुई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम रात अभी बाकी थी।